Good evening, guys. Can you hear me? Hello, Ritesh sir. Hi. Good evening, everyone. Good Good evening, evening, sir. sir. Great. Good evening, sir. Good evening. Good So, evening, sir. I hope you have attended the last session. All of you have attended the last session in which Sir must have asked you to prepare a list of an obsolete law or maybe some of the law which should not exist. So, Yes, I'm sir. sure you all have done that. And while the sir will come into the next session and he will speak to you regarding the same. He will have a sort of discussion with you, right? But I will probably not get into his domain, and whatever he has relevant and he will speak to you. I will rather, want to tell you about the quasi-judicial bodies which I discussed in the first phase, and it is somewhere in so many session. कुछ session 1 में भी है, 2 में भी, 3 में भी, जो हमारे 9 सेशन डिफाइंड है उस सब में एक बड़ा टॉपिक हमने कवर किया है। सब जगह थोड़ा थोड़ा है, तो जब भी बाकी सेशंस आएंगे वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट those quasi-judicial body in those sessions, because in one particular session I am going to cover this. Why I am conducting one complete session, so that हम इसकी practicality को समझेंगे, and it is very interactive. आपको समझ भी आएगा, पता भी चलेगा, right? And आप relate भी कर पाओगे. Am I clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, मेरे को sir. बताएगा what is quasi-judicial body? Sir, could Sir, you repeat? Sir, Quasi-judicial bodies sir, are it means that central government is much more powerful than state governments. No. sir, quasi-judicial bodies are basically organizations that are partially in control of the government and partially the private sector. Okay, anyone else? This is also not correct, so I will share it. Okay, बहुत सिंपल है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन इंडिया जो है वो बेसिकली, अगर आप क्वासी जुडिशियल को अगर मिलाओगे, क्वासी इज अ लैटिन वर्ड, ओके, विच सेज ऑलमोस्ट या एज इफ, एंड जुडिशियल मीन समथिंग रिलेटेड टू कोर्ट और जजेस। क्वासी जुडिशियल को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो एक्ट लाइक अ कोर्ट, बट इट इज नॉट अ कोर्ट, ओके। So they act like a court. You approach with your problem, but they act like a court, but they are not the court. So अगर आपको लगता है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी ने जो भी अपना वर्डिक्ट दिया है, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई चैलेंज है, दैट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ओके। सो क्या होते हैं की फीचर्स, क्या होते हैं? हैज पावर टू हियर डिस्प्यूट एंड गिव डिसीजन। लेट्स सपोज एज ए कंज्यूमर अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, या लेट्स सपोज आपके फादर को कोई इनकम टैक्स ऑफिसर का नोटिस आया और आपके फादर ने उसका सारा जस्टिफिकेशन दिया, आपके पेरेंट्स ने जस्टिफिकेशन दिया, उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है, ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता आपके पेरेंट्स के रिप्लाई से या किसी भी इंडिविजुअल के रिप्लाई से, तो वो आपको बोल सकता है कि भाई आपका एक्स अमाउंट का रिकवरी है। Now let's suppose you are not satisfied with the recovery which he has passed an order against you or maybe someone you know. तब उस केस में क्या होगा? That will be appealed before the commissioner. फिर कमिश्नर के पास अगर आपको नहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तब आप इसकी जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी आईटीईटी, आप उसके पास जाओगे, इनकम टैक्स एपिलेट ट्राइब्यूनल। तो इस तरीके की बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो क्या है? दे हैव अ पावर टू हियर डिस्प्यूट एंड गिव डिसीजंस, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द कोर्ट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सेकंड में, नॉट अ रेगुलर कोर्ट बट फॉलो सिमिलर प्रोसीजर, ओके, क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। यानी कि या तो पार्लियामेंट ने किया है या किसी स्पेशल पावर से स्टेट लेजिस्लेचर, जो हमारा विधानसभा होता है स्टेट का, उसने इसको बाय लॉ इन फोर्स लेके आए हैं। Also, this provide faster, cheaper justice on specific topics. How many of you have heard? अच्छा, मैं ऐसे इसको क्वेश्चन को ट्वीक कर देता हूँ। आप में से कोई बता पाएगा कि रियल एस्टेट के इश्यूज किसके पास जाते हैं? कौन डिसाइड करता है? अगर रियल एस्टेट में कोई इशू है तो कौन सी क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है जो डिसाइड करती है रियल एस्टेट को? एनीवन? ओके, कोई बात नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट रेरा? Sir, रेरा, रेज योर हैंड्स। रेरा को कितने बच्चों ने सुना है? अभी कौन बोल रहा था मेरे को?
Somebody was saying something. Sir, I was about to say RERA. अच्छा, ग्रेट. सो रेरा जो है, रेरा बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर रियल एस्टेट. ठीक है. तो ऐसे ही बहुत सारी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज होती है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम. ओके. नाउ वाई डू वी नीड क्वासी जुडिशियल बॉडी? पहले तो हमें ये समझना होगा, बिकॉज अगर हम कोर्ट्स में देखें तो 2024 का अगर हम फिगर देखें तो 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग. आई थिंक दिस इज हाईएस्ट अक्रॉस द ग्लोब. आई थिंक किसी भी कंट्री में इतनी पेंडेंसी नहीं होगी, फॉर सिंपल रीजन बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर. जजेस का जो हायरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही टीडियस है, बहुत ही cumbersome है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. देयर आर डिफरेंट लेयर ऑफ हायरिंग प्रोसेस. अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखें या हम हाई कोर्ट में देखें या सुप्रीम कोर्ट में देखें, सो इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस. दूसरा, फिर लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्ट्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस हैं. फिर कोर्ट सिर्फ जज के होने से या इंफ्रास्ट्रक्चर होने से फंक्शन नहीं करती, बट कोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्स द स्टेनो, रीडर, ऑर्डरलीज एंड सो मेनी अदर स्टाफ. ओके. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर या दो मेंबर के होने से कोर्ट चलती है. कोर्ट मीन्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी कॉस्ट. बट अगर हम बात करते हैं पेंडेंसी की इंडिया में, तो 4.7 करोड़ से ज्यादा है एज ऑन 2024. एंड इसका सोल्यूशन क्या है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी. और इसमें क्या फायदा है? स्पीडी ट्रायल्स है, बिकॉज इट रिजॉल्व डिस्प्यूट मैच फास्टर देन द कोर्ट. कोर्ट में पूरा क्या है कि अगर आप रिकवरी फाइल करते हो तो वो एक सिविल प्रोसीजर के तहत होती है. आपको बताया जाएगा सीपीसी, जिसको हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट बोलते हैं. तो यानी कि वहां पे पूरा सिविल सूट चलता है. आपने सुना होगा ना कि रेंट नहीं दिया तो हमने सिविल केस डाला, कोई घर खाली नहीं कर रहा तो सिविल केस डाला. तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो सिविल केसेस होते हैं, जहां पे वो गवर्नड होते हैं सीपीसी से, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट से, और उसको रेगुलर कोर्ट सुनता है. जबकि जितने भी क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें समरी प्रोसीजर होता है. समरी प्रोसीजर में फर्क ये होता है कि बहुत ही लिमिटेड होता है. इफेक्टिव 4 से 5 डेट्स होती हैं एज कंपेयर टू अदर थिंग्स. जैसे रेरा में अगर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट नहीं है किसी एक स्टेट में, बिकॉज क्या है कि हर एक डोमेन का एक स्पेसिफिक, जैसे कंज्यूमर रिलेटेड इशू जो है कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, रियल एस्टेट रिलेटेड इशू जो है रेरा में जाएंगे, इनकम टैक्स रिलेटेड इशू है वो आईटीएटी में जाएंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड इशू है तो वो कहाँ जाएंगे? वो ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. यस, एनजीटी में. आपने सुना होगा ना, एनजीटी का काफी नाम आता है. जैसे ही स्टबन बर्निंग होती है या पोल्यूशन लेवल बहुत हाई चला जाता है इन द मंथ ऑफ राइट आफ्टर रादर दिवाली, अक्टूबर नवंबर से, तो इनका क्या है कि स्पेसिफिक केसेस डील करते हैं. 3 से 4 बेंच होती है, तो ऑफ कोर्स नैरो डाउन हो जाता है फनल का. तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी रेगुलर कोर्ट के मुकाबले काफी कम होती है. ठीक है. फिर दूसरा क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, कॉमन पीपल कैन अफोर्ड इट. एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉट जस्ट लॉयर्स. ठीक है. तो लेट्स सपोज समबडी जो पीडब्ल्यूडी में ऑफिसर था, पीडब्ल्यूडी होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर ये सब बनते हैं. तो वो ऐसे फोरम का एक मेंबर हो सकता है, सो दैट उसकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग वगैरह काफी अच्छी हो. या कोई साइंटिस्ट हो जिसने बॉटनी रिसर्च में काफी काम किया है, राइट. दैट वे एक जुडिशियल ऑफिसर हो गया, जज रिटायर हो गया, और एक साइंटिस्ट हो गया. तो इस तरीके से एक बेंच बिठाते हैं जहाँ पे दो लोग डिसाइड करते हैं एक मैटर को. तो ऑफ कोर्स सिर्फ लॉयर या जजेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, बट स्पेशलाइज मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं मैटर्स को. इट इज एक्सेसिबल बिकॉज डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे है आपके, मतलब थोड़ा सा विसिनिटी बेटर होती है. ठीक है. और किसी एक एरिया को, जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट को, जैसे इलेक्ट्रिकल की अलग है, अगर मीटर आपका इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक सप्लाई से रिलेटेड है उसकी अलग है. जल बोर्ड की अलग ट्राइब्यूनल है. ठीक है. लेबर की अलग है, एनवायरमेंट की अलग है. तो इस तरीके से हम देखते हैं. Then you will find a lot of different tribunals. There are 30+ tribunals in India. जैसे यहाँ पे लिखा है, इंडिया हैज 30+ मेजर क्वासी जुडिशियल बॉडीज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 3 लेयर सिस्टम है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, फिर स्टेट लेवल है, फिर नेशनल लेवल है, राइट.
अब अगर हम देखेंगे टैक्स रेवेन्यू में आईटी है, उसके अलावा भी हैं। एनवायरनमेंट में सिर्फ एक है, एनजीटी है, इसकी मल्टीपल बेंचेस हैं इंडिया में। फिर मल्टी लेवल टीयर सिस्टम है एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर में। पहले लेबर कमिश्नर सुनता है एज अ ट्राइब्यूनल। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपने सुना होगा, ऑम्बड्समैन सुना होगा आरबीआई का, ठीक है। वो है, उसके अलावा भी कई बॉडीज हैं। देन उसके अलावा आपने सुना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुना है? वाई Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. Yes, sir. ह्यूमन राइट कमीशन, किसी को अगर मान लो किसी फीमेल को ऐसे ब्रूटली किसी ने असॉल्ट किया है, ऑन रोड मारा है, तो होता है ना, आपने सुना होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कॉग्निजेंस लिया। या किसी पुलिस वाले ने या किसी भी एक ह्यूमन को मतलब उसको या तो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट, लेट सपोज कपड़े उतार के मारा, है ना, उसको नेकेड करके, या वो खाना खा रहा था। देर आर सो मेनी केसेस वेयर human urinating on other human who's a labor because he asked for his due, for his money. A labor, there was a case reported in, I think, state of Bihar or state of Uttar Pradesh, where one labor actually asked for his due before somebody where he was working, and the uh, principal of that agent urinated on that person. That is really inhuman. So in all such cases, the National Human Right Commission of the central level, which is on national level, or state human right commission, they take the cognizance of the complaint, they notice to the state commissioner, और प्रॉब्ली जिस सिटी का है उस सिटी के कमिश्नर को या डीसीपी को नोटिस करते हैं और बताते हैं कि आपने इस केस में क्या एक्शन लिया है, या एक डायरेक्शन देते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर करो और इसमें इन्वेस्टिगेट करके विद इन 7 days हमें बताओ। तो ह्यूमन के जहां पे भी ह्यूमन राइट्स या सोशल राइट के प्रोटेक्शन की बात आती है, वहां पे एनएचआरसी या एसएचआरसी इन फोर्स आते हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अब सीआईसी और एसआईसी क्या होता है, कोई बताएगा? कितनों को पता है आरटीआई के बारे में? कितनों को पता है, पढ़ा है आरटीआई के बारे में? Yes, sir. Yes, दो sir. बार Right to information. Yes, sir. Yes. तो जब हम आरटीआई लगाते हैं तो स्टेट में होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या होता है? कि जो भी ट्रांसपेरेंट रहना, मतलब ट्रांसपेरेंट रखना, जो भी पब्लिक यू नो जितने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, अगर किसी कोई मांग रहा है तो उसको दी जा सकती है। लेट्स सपोज कोई कहता है कि I want to know that how many amount is spent on MCD officers, या how many amount is spent on the salary of RBI employees। तो इस तरीके की जहां पे पब्लिक मनी इन्वेस्टेड है और पब्लिक वेलफेयर इन्वेस्टेड है, आपका टैक्स का पैसा कहीं यूज हो रहा है और आपको किसी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट कैन बी सॉट विद द हेल्प ऑफ आरटीआई, विच इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब अगर आप कोई पर्सनल डिटेल ही मांग लेते हो किसी की, तो क्या राइट टू रिफ्यूजल है, वो सारा एस सीआईसी और एसआईसी देखते हैं। देन टेलीकॉम रेगुलेशन रेगुलेटर अलग से है। अभी आपने नोटिस किया आपके फोन में एसएमएस आता है, तो अभी देखो फोन में एसएमएस, देखो एंड में देखो पी लिखा होगा, एस लिखा होगा। पी स्टैंड फॉर प्रमोशन, एस स्टैंड फॉर सर्विस। अगर आपका कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, वहां पे आपको एसएमएस के एंड में एस लिखा हुआ आता है, यानी कि सर्विस मैसेज है। कुछ आपको आता होगा कि आज तूफान आने वाला है या बारिश बहुत आएगी, राइट, इस टाइप का आता है ना मैसेज हमारे टेक्स्ट मैसेज पे, तो वहां पे एंड में जी लिखा आता है, यानी कि गवर्नमेंट का मैसेज है वो। सो इस टाइप से 4 कैटेगरी में है। अब इसको रेगुलेट किसने किया ताकि स्पैमिंग ना हो? इसको रेगुलेट किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, I have Yes, one sir. doubt. Hello. या प्लीज टेल मी। Yes, sir. Sir, actually, I wanted to ask that all these quasi-judicial authorities, are they involved in, are all of them involved in, like settling disputes, or some of them settle disputes and other act as some administrative authority? दे एक्ट एज अ जुडिशियल अथॉरिटी। सो लेट सपोज मैं गया, मैंने बोला कि मैंने एक एसी खरीदा और एसी खरीदते डिफेक्टिव है,
ओके। Yes. अब उन्होंने बोला Yes. कि अगर आप खोलते ही विद इन 48 आवर्स अगर आपका डिफेक्टिव पीस निकला तो हम रिप्लेस करके देंगे, बट वो बोलता है कि मैं आपको सही करके दूंगा, आई विल फिक्स दिस एंड गिव इट बैक। सो देन व्हाट यू कैन से, एंड यू टेल देम दैट you promised while selling this device to me, you told that if this is a defective piece you will exchange this within 48 hours. However, you refuse to uh, replace it, and you are offering a solution of fixing it. But why I should buy something which is defective? I have bought it new, why should I bear with it? तो जब डिस्प्यूट बढ़ता है, वो रिफ्यूज करता है, आप जिससे आपने लिया है, जिस ब्रांड से आप कहते हो कि आपका राइट बनता है, देन यू कैन अप्रोच टू द कंज्यूमर फोरम एंड देन दे विल डिसाइड वेदर हु इज राइट हु इज रॉन्ग। देन दे कैन फर्दर ऑर्डर कि भाई आप इसका पैसा जो है वो वापस करो, या इसको एक नया एसी का पीस दो। क्लियर है? Yes, sir. So, like you told about the telecom one, I forgot the name, sorry, but TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। yes, so TRAI. So, sir, is TRAI involved in settling disputes like NGTA and AFT, for example? What is NGT and AFT? National Green Tribunal and Fossil National Fuels. Green Tribunal is a separate quasi-judicial authority, and TRAI is a different quasi-judicial authority. NGT environment को लेके जो केसेस होती है उसको देखते हैं। ट्राई जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि वो टेलीकॉम को रिलेटेड चीजों को जो है वो करता है, डील करता है। Okay, so TRAI is basically also involved in settling disputes. What sort of dispute? सर लाइक अगर हम बात करें तो जैसे एनजीटी में मोस्टली वो वाले डिस्प्यूट्स चले जाते हैं जो मतलब सॉरी माय बैड डिस्प्यूट्स, बट वो सारी मतलब चीजें चली जाती हैं जो दैट आर कंसर्निंग एनवायरमेंट एंड एक्सेट्रा। तो सिमिलरली Absolutely. सो ट्राई का भी वैसा ही मतलब होता है इन टेलीकॉम सेक्टर। देखो, ट्राई का क्या काम है, आपको अगर स्पैम कॉल आ रहे हैं, ठीक है, तो जो भी टेलीकॉम कंपनी है उसको आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करना होगा कि ये एक स्पैम कॉल है, ठीक है। प्लस आपको द वे कंपनीज आर सेंडिंग यू एसएमएस, दे कैन रेगुलेट सेइंग कि आप जो है मैसेजेस भेजोगे मॉर्निंग में 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, उससे पहले और उसके बाद कोई मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। अगर लेट सपोज आ जाता है, आप कोई केस फाइल करना चाहते हो तो आप ट्राई के सामने, ट्राई की जो ट्राइब्यूनल है आप उसके सामने फाइल कर सकते हो। या तो वो बोल देगा, फाइन लगा देगा और कुछ कॉम्पनसेशन दे देगा आपको, ठीक है। तो गॉट इट डिस्प्यूट सर। सेटलमेंट कम है, बट डिसीजन है लाइक अ कोर्ट कि आपने केस फाइल किया और सामने जो अथॉरिटी है उसके फेवर या उसके अगेंस्ट में ये डिसाइड हो गया। क्लियर है? फेयर इनफ सर, गॉट इट। Sir, I also had a doubt. या प्लीज। Sir, in quasi judicial bodies, sir, can Nyay Panchayat in the rural village areas, sir, No, can that be categorized as no. It's a kind of quasi-judicial body only, but yes, that can be considered a quasi-judicial body पंचायत लेवल पे, बट डिपेंड करता है कि आप पंचायत में, एक तो खाप पंचायत होती है, राइट, जो बिल्कुल विलेज लेवल पे होती है, बट देयर इज अ फॉर्मल पंचायत बॉडी विच इज इलेक्टेड, बट दे कैन नॉट डिसाइड अपॉन द इशू, दे हैव टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट, they cannot pass any judicial sort of order like a quasi judicial body, क्योंकि उनके पास कोई एडजुडिकेशन के लिए मैटर नहीं आता। मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। Okay, sir, thank you. Excuse me, sir. यस। Sir, I was asking, जैसे अभी recently हमारे को ट्रायल मैसेजेस भेजे गए थे फॉर नेचुरल डिजास्टर्स, यस। तो उसका ट्राई से ही रिलेशन है और इज इट रिलेटेड टू अब ट्राई ने समथिंग क्या एल्स? किया, उसको रेगुलेट कर दिया, उसने कैटेगराइज कर दिया। तो अगर आप अभी अपने एसएमएस देखोगे तो एसएमएस में आपके पास एसएमएस के एंड में, जैसे मान लो रियार प्रो से आपको कोई एसएमएस आया, तो RIARPRO तो आएगा एस, यानी कि सर्विस एसएमएस है। अगर मैं कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ रियार प्रो में, लेट्स सपोज मैं इंटर्नशिप बेच रहे हैं, तो वहां पे आएगा P एंड में, यानी कि प्रमोशनल मैसेज है। गवर्नमेंट का आएगा तो G आएगा लिखा हुआ, ठीक है।
ऐसे ही कोई और कैटेगरी है, तो 4 कैटेगरी आई थिंक डिफाइंड है, वो आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना, यू विल फाइंड। तो वो कैटेगरी ट्राई ने डिफाइन करी है, बिकॉज ट्राई जब देखता है कि हमारे पास कैसे कैसे इश्यूज आ रहे हैं उसके बाद डिसाइड करता है। लेट्स सपोज उसके बाद भी कोई करता है, तो आप जाके केस फाइल कर सकते हो, जो ट्राई की बॉडी है, दे विल एक्चुअली लुक इनटू द केस एंड दे विल प्रोसिक्यूट और फाइन द पर्सन पर्सन और द एक second, hold on. I'll be just right back in 2 minutes, guys. Yeah, guys, sorry. So अब कंटिन्यू करें, आई होप आई हैव आंसर्ड। सो कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम का हम देख रहे थे, तो नेशनल लेवल पे है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम। अब जैसे यहाँ पे कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हम डायरेक्टली एनसीडीआरसी जा सकते हैं या एससीडीआरसी जा सकते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर हमारा डिस्प्यूट अमाउंट जो है 2 करोड़ रुपए का है, लेट्स सपोज कोई हमारा जानने वाला था, राइट, और उसको हॉस्पिटल में हमने हॉस्पिटलाइज कराया, एंड डॉक्टर या हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है और आपका जो क्लेम अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आप एनसीडीआरसी को अप्रोच करोगे। अगर बिटवीन 50 लाख से 2 करोड़ है, तो आप एससीडीआरसी को करोगे, यानी कि स्टेट लेवल पे करोगे। और अगर वो 50 लाख से कम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करोगे। लेट्स सपोज आप एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग Excuse me, sir. just let me finish, then I will take the question. Let's suppose now you are an industry and you make a boiler. ठीक है, अब आपने वो बॉयलर बेच दिया किसी एक दूसरी इंडस्ट्री को। अब दूसरी इंडस्ट्री पे आपने इसमें बोला कि जब अगर आप इसको प्लेस ए से प्लेस बी पे इसको ट्रांसफर कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आपको हमारे इंजीनियर को बुलाना जरूरी है, और इसको इस तरीके से डिसमेंटल कराना या ट्रांसपोर्टेशन लेना हमसे जरूरी है, तभी हम वारंटी को कंटिन्यू रखेंगे। अब पता चला कि उस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 30 करोड़ से ऊपर है, तो वो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, वो सुना जाएगा एनसीडीआरसी में। अब एनसीडीआरसी कहाँ पे है? हेड क्वार्टर इन दिल्ली, बट इसकी डिफरेंट बेंच साउथ में, नॉर्थ में, इस तरीके, सॉरी नॉर्थ में तो दिल्ली में ही है, साउथ में है, वेस्ट में है, तो इस तरीके से उसकी डिफरेंट बेंचेस अक्रॉस द इंडिया है। स्टेट वाला जो है स्टेट लेवल पे होता है, जैसे दिल्ली का अपना है, देन एमपी का अपना होगा, महाराष्ट्र का अपना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जैसे अगर मैं गुड़गांव की बात करूं, तो गुड़गांव इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा। दिल्ली में ईस्ट दिल्ली अलग है, तो ईस्ट दिल्ली का कोई एक करकड़ूमा में सैनी इंक्लेव करके जगह है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम बना हुआ है। सिमिलरली वेस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट फोरम बना हुआ है। ये सभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, यू कैन नाउ आस्क मी। Sir, it is cleared. इट इज क्लियर। हाँ, तो बस मेरे को थोड़ा सा फिनिश करने दोगे, आई थिंक मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन विल बी क्लियर। मैं एंड में फिर भी बोल दूँ, पूछ लूंगा, ठीक है। मूविंग टू इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो इसमें क्या है इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में? एक सेकेंड। सो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में है, 1941 में सेटअप किया था, वन ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। हियर्स अपील अगेंस्ट टैक्स ऑर्डर बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। अगर मान लो उन्होंने कोई आप पे पेनल्टी लगाया या कोई गलत टैक्स लगा दिया, तो इस टाइप से वो सारे मैटर्स को सुनते हैं। 63 बेंचेस हैं अक्रॉस। बेंच क्या होता है? बेंच मतलब 63 कोर्ट्स हैं, एक तरीके से अगर मैं बताऊं, 63 ऐसे अपीलेट्स ट्राइब्यूनल बने हुए हैं मेजर सिटीज में अक्रॉस इंडिया, जो इस मैटर्स को सुनते हैं। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि उसका जो भी प्रेसिडेंट होगा एक बेंच का, वो किसी भी हाई कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज होना चाहिए। जज या कोई जज जिसने रिजाइन किया हो, ही कैन प्रिजाइड ओवर द बेंच। मेंबर आर जुडिशियल मेंबर, दे कुड बी लॉयर्स, दे कुड बी जजेस, an accounts member like CA, retired IRS officer and so on, so that they have command over the subject matter, जो भी टॉपिक है। अब लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आपके इंग्लिश के टीचर को भेज देंगे, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं।
बट जज अगर रख रहे हैं तो उनका ब्रॉडर वे होता है कि दे विल हियर बोथ द साइड एंड डिसाइड। बट एक टेक्निकल मेंबर अगर सीए आईआरएस ले लिया या somebody who knows the subject matter, then it will be easy for them to understand द मैटर। अब कई बार क्या होता है, कोर्ट्स के सामने ऐसा मैटर आ जाता है जो कोर्ट डिसाइड ही नहीं कर पाता कि वो सही है या गलत है। क्यों? लेट सपोज कोई मेडिकल का मैटर आ गया, वो टर्म्स ही नहीं समझ पाएंगे जजेस, उनको पता ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, एक अमाइकस अपॉइंट करेंगे। अमाइकस होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, हु विल हेल्प कोर्ट टू काइंड ऑफ यू नो will help court to actually decide and basically help to the judges to know about the subject matter. So वो क्या करेंगे, अगर बहुत ही कोई ग्रेव मैटर है जहाँ पे हेल्प चाहिए, सो किसी रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर को अपॉइंट कर लेंगे, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट का जो सीएमओ होता है जिसको हम चीफ मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, उसको उसको ऑर्डर करेंगे कि गिव अस असिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से अमाइकस हम बोलते हैं, which is this is again a term, Latin term. Amicus is a friend of court who will assist the court to know about the matter. Clear है? फिर order of ITAT is final on facts, further appeal only on legal question to high court. ठीक है, इसमें क्या होता है, हायरार्की क्या होता है अपील का, असेसिंग ऑफिसर जो होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जिसको हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो असेस करता है। उसके बाद वो आपको जो भी है आपको फाइनल ऑर्डर दे देता है कि आपको इतने लाख का आपका नोटिस है, आपको ये करना है। पहले आपको नोटिस देगा, नॉर्मल नोटिस देगा, बुलाएगा, आपसे इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो बोलेगा कि ठीक है मैं इसको ऑर्डर पे लगा रहा हूँ। फिर वो एक ऑर्डर पास करेगा। वो ऑर्डर को अब वो दोबारा रिव्यू तो करेगा नहीं, फिर उसको आप अपील करोगे कमिश्नर इनकम टैक्स पे। फिर आईटीएटी पे आप जो है उसको लेके जाओगे। फिर उसके बाद आईटीएटी से जाएगा हाई कोर्ट, यानी कि लीगल क्वेश्चन के लिए जाएगा। फिर आप उसको लेके जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन पूछ लो Sir, I had a doubt. प्लीज। Sir, you said that the courts, when they can't come to conclusion, so they appoint अमाइकस। Marcus. Sir, if a district magistrate, for perhaps, is ordered to be an amicus, is it mandatory for them to be present, or they can if they don't want to, they will not? So see, present depends. While court needs some assistant, them to be present in the court, then they have to be present in the court. Or court may also send them query in the form of document where they can tell their expert advice in the form of writing, and they can share it back to the court. So it depends on case to case how they do it. Okay, sir. Thank you. All right. So we are moving to next, National Green Tribunal. Now it was established under the NGT, National Green Tribunal Act 2010, headquarter in, of course, Delhi. And then there are 4 zonal benches. एक साउथ में होगी, वेस्ट में होगी, ईस्ट में होगी, एंड एक नॉर्थ में ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है। Expert member could be scientists, somebody who have dealt the environmental issues, who have researched, who had been scientists in DRDO, or they have handled the, अगर कोई ऐसा मेंबर है जो पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ या वेस्ट मैनेजमेंट को लेके अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा लड़ाई लड़ी है, बहुत ही हाइपर टेक्निकल हो गया, देन सच पीपल कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर। ओके, और इसी टाइप के केस भी हैंडल होते हैं, यानी कि एक्सपर्ट मेंबर कुड बी साइंटिस्ट, कुड बी एनवायरमेंटल एक्सपर्ट, या कुड बी पीपल who have actually worked upon these 4 areas of the cases handled, like pollution, deforestation, wildlife या waste। और कहते हैं ऐसा है कि मस्ट डिसाइड केस विद इन 6 months, बट वो होता नहीं है क्योंकि पेंडेंसी आज की डेट में बहुत ज्यादा है एनजीटी के पास भी। जैसे यमुना में टॉक्सिक लेवल बढ़ जाते हैं तो दैट इज डिसाइडेड बाय एनजीटी।
अगर कोई फैक्ट्री है वो इम्प्योरिटीज जो है गंगा सॉरी किसी भी रिवर में छोड़ रहे हैं, चाहे वो गंगा है यमुना है, किसी भी रिवर में डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, देन दे कैन टेक द स्यू मोटो कॉग्निजेंस। स्यू मोटो कॉग्निजेंस होता है किसी को भी केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सोर्स से एनजीटी के नॉलेज में आ रहा है तो बेंच कैन टेक अ स्यू मोटो कॉग्निजेंस, जिसको बोलते हैं कि वो सीधा बोलेगा कि इसके हवाले से, यानी कि रेफरेंस ऑफ द न्यूज आर्टिकल पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सो न्यूज़पेपर, दिस केम टू आवर नॉलेज, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट to be noticed to explain this, or the state government is noticed to explain this. Yes, Rohan, आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। Sir, I wanted to ask, sir, the recent Delhi hotel fire, which happened because of a chef, I think. Sir, will that come under national NGT? No, that will, Okay, sir. वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। स्टबन Okay, बर्निंग का sir. पता है कि क्रॉप बर्निंग होती थी, जिससे पोल्यूशन और बढ़ता था, स्मोक बढ़ जाता था, टॉक्सिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे एयर में, है ना। फिर इंडस्ट्रीज जो गंगा के पास थी उसको बंद करने का ऑर्डर दिया गया प्लांट को, सो दैट इम्प्योरिटीज जो है वो गंगा को खराब ना करे। दिल्ली में ऑड इवन लगाया, मतलब बहुत सारी चीजें थी। और 10 साल से पुराने व्हीकल्स को बंद कर दिया, डीजल पे स्ट्रिक्ट होने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीजें जो है, दिस हैज ब्रॉट बाय द एनजीटी सम ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स कि इससे ज्यादा ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग नहीं होगी। या देर अगर आप किसी, लेट्स सपोज अगर आप रामनगर में, ये कौन सा नेशनल पार्क है, कैन एनीवन टेल मी? उत्तराखंड रामनगर में, नैनीताल से Jim Corbett पहले, Jim हाँ, Corbett. यस, जिम कॉर्बेट पार्क। अब जिम कॉर्बेट में देर आर सम जोन्स जहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ व्हीकल्स अलाउड हैं एक दिन में, और वो भी गवर्नमेंट जीप से अलाउड हैं। वो ऐसा क्यों किया गया है? सो दैट वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई दिक्कत ना आए, वाइल्ड लाइफ मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे। अदरवाइज क्या है, ह्यूमन जो है वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को प्राइमरी ध्यान में रखते हुए क्या करेगा कि वो लिमिट्स क्रॉस कर देगा, एंड इससे नुकसान होगा हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को। क्लियर है? मूविंग नेक्स्ट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यह एस्टैब्लिश हुआ था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो इनैक्ट हुआ था 1993 में। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो राइट टू लाइफ इज आर ह्यूमन राइट, कि हमें जीवन जीना है, जीवन जीने के लिए चाहे क्लीन एयर है, ये सब, अच्छा खाना है, कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए, हमारे को प्रिवेसी मिलनी चाहिए, फ्री ट्रायल होना चाहिए, और राइट टू एजुकेशन, यानी कि 8 तक हमारे को फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। वो हमारा जो सारा है वो इंश्योर करता है हमारे ह्यूमन राइट्स। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चेयरपर्सन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, और a Supreme Court judge can also be the chairperson of, not necessarily Chief Justice of India. So my bad. Then member could be retired SC judge, High Court judge, expert in human right. They do the investigation complaint of human right violation by the state or its official. जैसे किसी पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा ब्रूटली किसी को मारा, या पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, तो ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं स्टेट के कंडक्ट पे। Excuse me, sir. यस, So recently there was a case I read in newspaper about that. It happened in lockdown time, but now it got its judgment that there were two father and son who were like picked up by police, and they were like tortured that much कि ये जब वो लोग जेल में जा रहे थे तो मतलब in between they died, and I'm forgetting the name, but it was in lockdown साउथ का time. केस था, साउथ इंडिया का केस था, जहाँ पे Yes. एक लेडी जो थी, एज एन लेडी कांस्टेबल थी, she only raised the complaint, and it was actually taken a cognizance by the state only. ठीक है,
तो स्टेट ने कॉग्निजेंस लिया था और उसके बाद मतलब उसमें ह्यूमन राइट ने कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं था या उनके नॉलेज में नहीं आया था। ठीक है। गॉट इट सर। सो ये भी अगर वैसे हो तो NHRC में कवर हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, यस। अब जैसे वुमेन से रिलेटेड होता है वो वुमेन कमीशन होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होता, स्टेट लेवल पे होता है और नेशनल लेवल पे होता है। जैसे कोई भी गाना है, पीछे हनी सिंह का एक गाना आया था, उसमें देयर वर ऑब्जेक्शनेबल वर्ड्स इन इन द सॉन्ग। सो एक्चुअली हरियाणा वुमेन कमीशन है, उसने कॉग्निजेंस लिया। दे समन्ड हनी सिंह एंड दे आस्क्ड हिम टू टेंडर अनकंडीशनल अपॉलजी एंड रिमूव दैट word, and also ordered the DCP of the concerned area to register an FIR। तो ऐसी चीजें ये लोग करते हैं। ठीक है। सो कैन आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। इसका एक बार देख लेते हैं कि मेंबर्स का हो गया। व्हाट इट डज, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय स्टेट और इट्स ऑफिशियल। कैन समन ऑफिशियल विजिट जेल डिटेंशन सेंटर्स, रिकमेंड कॉम्पनसेशन। अगर मान लो जेल में रखा है, तो जेल में भी ऐसे नहीं है कि किसी को बिल्कुल काल कोठरी में रख देंगे, राइट, कि जहाँ पे सनलाइट नहीं है, एयर वेंटिलेशन नहीं है, या किसी को खराब खाना मिल रहा है। तो इस टाइप का मतलब, चाहे दे आर अक्यूज्ड एंड दे आर कन्विक्टेड, यानी कि उनको किसी में सजा सुना दी गई है कि एंड दे आर इन टू द जेल बिकॉज ऑफ सम क्राइम, बट स्टिल देयर कैन नॉट बी एनी इनह्यूमन ट्रीटमेंट टू सच prisoners। Prisoners also deserve of right to fair trial, right to food. They should not be tortured, they should not be put in a kalkotri, they should have a proper sunlight, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन, सो दैट दे कैन मतलब लिवेबल कंडीशन में हो। ठीक है। तो ऐसे डिटेंशन सेंटर और जेल्स वगैरह को विजिट करते हैं। अगर कुछ किसी के साथ टॉर्चर हुआ है तो उसको वो कॉम्पनसेशन के लिए रिकमेंड करते हैं कि भाई जो ये पर्टिकुलर पर्सन है इसके साथ ऐसा हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो आपको इसको स्टेट को ऑर्डर करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं कि आपको जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या होता है इसमें? कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, कैन नॉट ओवरराइड द कोर्ट ऑर्डर। अगर कोई कोर्ट ऑर्डर है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और किसी भी प्राइवेट एंटिटी पे दे कैन नॉट टेक अ कंट्रोल। सो अगर मान लो प्राइवेट ने, किसी ने ब्रूटली असैसिनेट किया है किसी दूसरे प्राइवेट आदमी को, so they can just order पुलिस, they can not टेक प्राइवेट पर्सन और इंडिविजुअल को कुछ ऑर्डर देना वो खुद से नहीं कर सकते। दे कैन आस्क द अथॉरिटीज टू टेक द एक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अदर अदर इंपॉर्टेंट क्वासी जुडिशियल बॉडीज आर हियर। I'll just take a break of like 30 seconds. I'll be right back. हाँ, yes, it was a water break. Thank you guys. सो अदर जो है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। आरटीआई एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए था। अगेंस्ट डिनायल, अपील अगेंस्ट डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ पे भी पब्लिक फंड्स हैं उसको मैनेज कर, मतलब उसको अगर आपको पूछना है सो दे आर आंसरेबल, राइट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलते हैं कैट, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है सर्विस रिलेटेड डिस्प्यूट लेके जाते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। देन उसका चेयरमैन कौन होता है? रिटायर्ड एससी जज या हाई कोर्ट जज होता है। सिक्योरिटी अप एपिलेट ट्राइब्यूनल, अभी एक आ रहा है ना कि 15,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, सुनने में आया कि इसने पढ़ा है न्यूज़पेपर में आज या कल में, पिछले 2-3 दिन में, एक कंपनी के अगेंस्ट। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूज़ पढ़ना। न्यूज़ नहीं पढ़ोगे दैट्स अ चैलेंज। Which company are you talking about? Sir, I read it. Read it? What's the company name? Sir, I don't remember. राजेश एक्सपोर्ट्स के नाम से है, जो गोल्ड को रिफाइन करते हैं। ठीक है। दैट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी, राजेश एक्सपोर्ट्स। मतलब जितनी उनकी टर्नओवर है उतनी तो कई कंट्रीज की इकोनॉमी का जीडीपी नहीं है, राइट। तो यू हैव टू एक्चुअली लुक इनटू इट। ठीक है। यस Sir, चारुवर,
I read about it, sir. ओके अंशिका भार्गव, डिटेंशन मीन जेल, डिटेंशन यानी कि किसी को डिटेन कर लेना, डिटेन यानी कि अपनी कस्टडी में कर लेना, कस्टडी मतलब किसी को पकड़ लेना सिंपल सेंस में। डिटेंशन नॉट मैंडेटरली जेल, डिटेंशन कुड बी कि मैंने डिटेन करके पुलिस स्टेशन में रखा है, बट अगेन 24 घंटे से ज्यादा पुलिस स्टेशन में आप किसी को नहीं रख सकते। डिटेन आप किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब अथॉरिटी। अगर किसी पर्सन, मैं कहूँ कि मैंने किसी को डिटेन Sir, कर, यस, sir, detention and trial are the same things? नो, ट्रायल इज समथिंग डिफरेंट। डिटेंशन इज डिटेन करके रखना। जैसे आप गए एयरपोर्ट पे, आपके बैग में कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल सामान मिला तो आपको डिटेन कर लेंगे। अब वो डिटेन आपको 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए कर सकते हैं, कि आपसे इंक्वायरी करेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस अगर आप देखते हो, इंटरेस्टिंग वीडियोस, तो एयरपोर्ट पे होता है ना, इंडियन कोई सामान लेके जा रहे हैं या कोई फॉरेन कंट्री से सामान लेके जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मसाले या पिकल लेके जा रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है पहले ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे अलाउड नहीं है। तो आपको जो वो वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होगा वो आपको पहले साइड लगा लेगा स्कैन देख के ना, नॉट इमिग्रेशन बट जो वहाँ के कस्टम्स वाले होंगे, वो क्या करेंगे कि भाई आप अगर ये सारा आइटम्स आप लेके जा रहे हो, हैव यू डिक्लेयर्ड इट, इफ नॉट हैव यू रेड द डॉक्यूमेंट वेदर इट इज परमिसेबल और नॉट परमिसेबल। ठीक है, तो वो डिटेंशन होता है, चाहे वो 3 घंटे के लिए गया, वो डिटेंशन है कि हम आपको डिटेन कर रहे हैं। बट अगर वो 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करते हैं तो दे हैव टू टेक यू बिफोर द कोर्ट, बिफोर द नियरेस्ट कोर्ट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा किसी को भी डिटेन करना मतलब आपको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। अब लेट्स सपोज आपके किसी के पास एक्चुअली में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिल गया, गांजा या जो कि कॉन्ट्राफिट कॉन्ट्राबैंड आइटम है, जो कि परमिसेबल नहीं है, ठीक है, यानी कि जो किसी भी तरीके के इंटॉक्सिकेशन के लिए, नशे के लिए काम आती है, राइट। तो अगर वो किसी के पास मिल गया, किसी की कस्टडी में, एंड ऑफिसर वांट टू इन्वेस्टिगेट मोर कि सोर्स क्या है, किसके लिए काम करते हो, कितना किया, एंड ऑल दैट क्वेश्चंस which cannot be addressed in 24 hours, then the detained person can be taken to, okay, thank you Rohan, बट दैट पर्सन कैन बी टेकन बिफोर द कोर्ट, एंड कोर्ट से आप परमिशन ले सकते हो कि भाई हमें इससे और इंक्वायरी करनी है, तो हमें इसका कस्टडी चाहिए। तो जैसे आपने सुना होगा पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। सो पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, 24 घंटे में इंक्वायरी करी और लेके गए कोर्ट में और बोला कि भाई इसके पास तो अभी भी बहुत मटेरियल है, और कौन कौन से लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, हमें उनके बारे में भी इंक्वायर करना है। और हम इससे, अभी आपने सुना है ना ट्विशा शर्मा केस, सभी ने सुना है ट्विशा शर्मा केस, Yes, Yes, sir. sir. CBI, where Yes, sir. one retired judge is, one of the alleged accused। तो अब क्या है अब वो रिक्रिएशन करने के लिए क्राइम सीन का, अब कोर्ट को पुलिस ने बोला, सीबीआई ने बोला कि हमें इनकी कस्टडी चाहिए, तो 5 दिन की 10 दिन की कस्टडी मिल जाती है। सो सीबीआई लेके जाएगा, पूरा पूछेगा, अच्छा जब आपको कब पता, आपको जब पता चला आप कहाँ पे थे, आप कितनी देर पहले ट्विशा आपके साथ थी, कहाँ बैठे थे, वो सबका स्टेटमेंट अलग अलग बिठा के लेंगे, फिर उसको कोरिलेट करते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, टाइप्स। जैसे पीछे एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं पढ़ रहा था, इट वाज रिलेटेड टू रॉबरी। तो 2 लोगों को अरेस्ट किया था, एक ने बोला कि मैं तो वहां पे था ही नहीं, ठीक है। एक ने बोला, मतलब एक एक्यूज ने बोला कि वो यहाँ पे था, लेकिन उसने खुद बोला कि नहीं मैं तो अपनी दुकान पे मोमोज बेच रहा था, राइट। तो अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने जब दोनों को कोलैबोरेट किया तो देखा कि अक्यूज्ड ए का स्टेटमेंट अक्यूज्ड बी के स्टेटमेंट से अलग है। इसको उन्होंने देखने के लिए क्या किया, उस टाइम की उसकी करंट लोकेशन कहाँ की थी, बिकॉज आपके पास अगर आपका फोन है, उसकी लोकेशन कहाँ की है वो भी डिपेंड करता है। जनरल परसेप्शन है कि आप हमेशा अपना फोन साथ लेके ही चलोगे, तो जहां पे प्लेस ऑफ इंसिडेंट था उसकी लोकेशन वहीं की आ रही थी। इन शॉर्ट, क्या हुआ कि इसमें से एक बंदा झूठ बोल रहा है, जो ये बोल रहा है कि मैं उस टाइम मौकाए वारदात पे, यानी कि जहां पे इंसिडेंट टुक प्लेस, आई वाज नॉट प्रेजेंट दैट, ठीक है। एनीवेज, तो इसके लिए पुलिस कस्टडी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे हाइपर टेक्निकल चीजें होती हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पता करनी होती है। खैर, वी हैव डाइग्रेस्ड हो। उसके बाद सिक्योरिटी एपेलेट ट्राइब्यूनल है, जैसे अब
सेबी ने ये जो राजेश एक्सपोर्ट वाला इशू है ना, सेबी ने आइडेंटिफाई किया है कि 15,000 करोड़ रुपए का कोई जो है इसमें मैटर है। अब टेलीकॉम डिस्प्यूट रिलेटेड जो है टीडी सैट में जाते हैं, ठीक है। टीडी सैट यानी कि ट्राई के बाद, ट्राई ने अगर कुछ दिया वो अगेंस्ट है तो टीडी सैट में जाएगा। फिर कंपनी के मैटर जाते हैं एनसीएलटी में। फिर डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होती है डीआरटी, यानी कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है बैंक से, अगर आपने कोई कोलैटरल रखा है, मान लो आपने गाड़ी पे लोन लिया, तो अगर आपकी गाड़ी को रिकवर करना है तो बैंक के ऑफिसर्स जा सकते हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी को रिकवर करना है तो लेट्स सपोज अगर किसी ने होम लोन लिया है, वो लोन की 3 किस्तें पे नहीं करता, 3 ईएमआई, तो चौथी ईएमआई पे 13(1) का नोटिस होता है एज पर सरफेसी एक्ट। फिर 13(2) का नोटिस होता है। फिर 14(1) में एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो सीजेएम के पास, ठीक है। जहाँ पे सीजेएम होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सचिन सर बताएंगे आपको। सीजेएम इज अ जज ओनली, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो एक ऑर्डर पास करता है कि ठीक है, बैंक जो है वो जाके उस घर की रिकवरी कर सकता है। अगर रिकवरी का नोटिस आपके पास लगेगा, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, जो भी सीजेएम ने अपने ऑर्डर में लिखा होगा। लेट सपोज अगर आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आप जाओगे डीआरटी में, यानी कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। डिस्ट्रिक्ट जज लेवल या हाई कोर्ट का जज जो है इसको प्रिजाइड ओवर करता है। बैंक लोन रिकवरी मैटर जो 20 लाख रुपए से ऊपर है वो यहाँ पे सुने जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि किसी ने बैंक के लोन नहीं दिया, उसकी गाड़ी सीज करके ले गए। अगर वो गाड़ी का सीजर हो गया तो अगर आपको लीगली मूव करना है तो आप डीआरटी में जा सकते हो, बट 20 लाख से महंगी गाड़ी होगी तभी होगा, अदरवाइज घर के लिए जनरली लोग जाते हैं डीआरटी में। क्लियर है? Excuse me, sir. यस मैम। सर मैं रूहान हूँ, मैं लड़का हूँ सर। ओके सर, सॉरी। Sir, I wanted to ask, sir, if our car is worth less than 20 lakhs, so what actions do we have to take? उनके पास पोजेशन लेने की पावर होती है, उसके लिए उनको डीआरटी जाना नहीं है, वो आपसे पोजेशन ले Okay, सकते sir. Thank you, sir. hierarchy and who preside over most of the quasi-judicial body are similar in fashion. फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, बट किसी भी क्वासी जुडिशियल बॉडी के ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एनसीडीआरसी का देखो, नेशनल कंज्यूमर जो नेशनल कंज्यूमर फोरम है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है, उसका ऑर्डर आप किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है, उससे पहले हाई कोर्ट के पास जा सकती है, बट दैट इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर नॉट द क्वासी जुडिशियल बॉडी, दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू हाई कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। सो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट के अंडर होती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हाइपर टेक्निकल हो जाएगा, इतना ही समझ लो काफी है। फिर नेशनल लेवल ट्राइब्यूनल है, कमीशन है, इसके चेयरपर्सन रिटायर एससी और जजेस होते हैं। स्टेट लेवल पे रिटायर हाई कोर्ट जज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज या इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। कंप्लेंट फाइल करते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसमें रिटर्न कंप्लेंट देते हैं, वो नोटिस इशू करती है क्वासी जुडिशियल बॉडी। दोनों साइड आने पर आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं, एविडेंस एग्जामिन होते हैं, ऑर्डर पास होता है, कंप्लाइंस करते हैं, और इस अगर आप डिससेटिस्फाइड है कोई भी एक पार्टी तो वो अपील कर सकते हैं। इसका बहुत ही क्लियर 6 स्टेप है, इसके बियॉन्ड नहीं है। हो सकता है अगर मान लो आपने कंप्लेंट फाइल करी तो सेकंड में आपका नोटिस हो जाएगा, फिर आमने सामने हो सकता है थर्ड स्टेज पे आपके 2-3 डेट्स लग जाए, फोर्थ पे दे पास द ऑर्डर, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ना सारे लास्ट में लेता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो रनिंग शॉर्ट फॉर द टाइम, there is another session also. Let's compare to understand better. Feature रेगुलर कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर चलाता है। प्रेसिडेंट सॉरी प्रिजाइडेड ओवर बाय जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और यहाँ पे क्या है, चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट मेंबर कमिटी, इनका हायरिंग का प्रोसेस होता है। जैसे इट कुड बी हायरिंग प्रोसेस में
कोर्ट इन्वॉल्व हो भी सकती है, कोर्ट इन्वॉल्व नहीं भी हो सकती। स्कोप क्या है? रेगुलर कोर्ट में ऑल काइंड ऑफ केसेस होते हैं, क्वासी जुडिशियल में स्पेसिफिक केसेस होती है। आईटीएटी क्या देखेगा? इनकम टैक्स केसेस। एनजीटी क्या देखेगा? एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस। कंज्यूमर रिलेटेड कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल कंज्यूमर फोरम्स देखेंगी। प्रोसीजर यहाँ पे क्या है? रेगुलर कोर्ट में सीपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस और ये सब चलता है, या सीआरपीसी चलता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल और सिंपल प्रोसीजर। आपने कंप्लेंट दी, सामने वाले ने रिप्लाई दिया, आपने एविडेंसेस दिए, उसने एविडेंसेस दिया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट हुआ, आर्ग्यूमेंट के बाद वो ऑर्डर पे लग गया। जबकि यहाँ पे क्या है कि एविडेंस फाइल होता है, उस पर विटनेस आप अपने बुलाते हो सीपीसी और सीआरपीसी में, फिर विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, फिर आर्ग्यूमेंट होती है, फिर जो है जाके ऑर्डर पास होता है। तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा प्रोसेस होता है। रेगुलर कोर्ट कैन बी एक्सपेंसिव, क्वासी जुडिशियल बॉडी में काम कम होता है, एफर्ट कम होते हैं, तो जनरली इट इज अपील्ड and supposed to be cheaper. Appeal are the higher court and higher tribunal या high court या supreme court। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर क्वासी जुडिशियल कोर्ट क्विकर और इजियर जस्टिस देता है ना, Yes, it is और not चीपर। court. It is like a court. It is not the court actually। ठीक है, क्वासी इज अ लैटिन वर्ड वेयर आंसर इज ऑलमोस्ट इफ। ये मैंने थोड़ा सा क्विज बनाया था, बट लेट्स टेक इट फॉरवर्ड क्विज को। सो की टेक अवे क्या है कि क्वासी जुडिशियल बॉडी एक्ट लाइक कोर्ट बट दे आर नॉट द कोर्ट। दे हैव पावर टू हियर, डिसाइड एंड गिव बाइंडिंग ऑर्डर्स which one can certainly challenge in the constitutional court but not the district court। ठीक है, फिर आपका इंडिया है 30+ such bodies covering different area of life: consumer, tax, environment, labor, banking, human right, child right, then it could be debt recovery, it could be investment, it could be banking. There are so many, all right? So they are headed by the expert or the retired judicial officer. It could be Supreme Court judge, it could be High Court judge, domain expert, senior bureaucrats, etc. They provide faster and cheaper justice to common people, cases decided in months, not decades, accessible to district level, etc. Appeal goes upward: district, state, national, High Court, and Supreme Court. Okay, so this is how it functions. So yes, you should find article on NCRT, NHRC and NGT. You should explore NCDRC for consumer related queries, SCDRC। कोई आपको इस पे थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा कि आपको एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। सो किसी भी दो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को पिक करो और उस पे एक 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखो, एन आर्टिकल टू बी स्पेसिफिक। क्या प्रॉब्लम पिकअप करते हैं, क्या उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है, और उसके अलावा क्या उनका डोमेन है, और जो इसमें मेजर है 4 चीजें कवर करनी है। फोर्थ इज रीसेंट कोई ऐसा जो कि पब्लिश्ड जजमेंट हो या मीडिया रिपोर्टेड जजमेंट हो उनका। ठीक है, तो आपको ये करना है, एंड कोशिश करना कि जो यहाँ पे मैंने बता दिया है उसके बियॉन्ड आप कुछ बता पाओ। क्लियर है सभी को? Sir, can you please explain the homework again? Your voice होमवर्क was इज breaking. आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी पे काम करना है, कोई दो क्वासी जुडिशियल बॉडी पे 500 वर्ड का ऐसे लिखना है। 500 में दोनों को कवर करना है कि वो कौन सी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्या उनका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, क्या मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और मेजर जो है ना उसमें जो एक मेरे को क्रक्स देखना है कि वो क्या करते हैं। और दो अगर पार्ट में मैं सिंपली डिवाइड करूं, वो क्या करती है क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो भी आप दो पिक कर रहे हो, और उन्होंने जो भी काम किया है उसमें से कोई रीसेंट ऐसा है जो बहुत ही हैव स्पोकन अबाउट, पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट यू नीड टू फिगर आउट। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? सो आई एम श्योर आप ये सब बना के व्हाट्सएप ग्रुप में भी 500 उसका पोस्ट कर दोगे ना आर्टिकल, वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना जो भी बनाओगे, और हर डॉक्यूमेंट पे आपका
नाम होना चाहिए, क्लास सेक्शन होना चाहिए, आपके स्कूल का नाम होना चाहिए। क्लियर है? Got it, sir. ठीक है, डन फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। Bye, sir. बाय बाय। Bye. Bye, sir. बाय गाइस। Sir, thank you Thanks for so the much. wonderful session today थैंक and for the continuation of what Sachin sir was talking about. We learned another topic today, and you guys have a set of homework, and you guys now know where to go about that and where to upload that. बट So with this, आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑडियंस, ये कुछ सीखने को मिला कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होती क्या है? प्रैक्टिकली Definitely, पता sir. चला? Yes, sir. Yes, sir. आपसे पहले थोड़ा बहुत सुना होगा कि अच्छा कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होता है, ये क्या होता है, बट आज पता चला क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है। Sir, I have one Yes, doubt. sir. हाँ अंशिका बोलो। Sir, we have to make two quasi-judicial body and we कोई have भी to. दो पिकअप कर लो और उसकी फंक्शनिंग के बारे में लिखो, एंड उनका कोई रीसेंट जजमेंट जो इम्पैक्टफुल रहा हो या जो पब्लिश हुआ हो न्यूज़पेपर में, कहीं फ्री सर्च करोगे तो न्यूज़पेपर आर्टिकल आ जाएगा, तो उसके लिंक के साथ अपने डॉक्यूमेंट में डाल देना। ठीक है Actually, sir, like Thanks, I sir. had, sir, Yes, actually I sir. had this question. So यार I wanted to ask that कि हम जब भी रिसर्च कर रहे हैं, नॉट ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक, बट लाइक अगर हम जनरली भी रिसर्च कर रहे हैं ऑन एनी लीगल टॉपिक रिलेटेड, सो इज इट नेसेसरी दैट हमें उसमें क्या कहते हैं कोई ऐसे मतलब एआई तो इट इज अ वेरी लाइक आई वुड से नॉट अ वेरी गुड सोर्स, बट फॉर एआई लाइक कुड बी अ सोर्स। सी, अगर आप पॉजिटिव चीज से किसी को यूज कर रहे हो ना, दैट इज नॉट अ बैड थिंग, बट प्रोवाइडेड ये नहीं कि आपने होमवर्क करने के लिए एआई पे एक प्रॉम्प्ट दिया और उसको आपने उठा के डॉक्यूमेंट में से शेयर कर दिया। जो आप बिकॉज सर डॉक्यूमेंट बना रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपने एआई से भी रिसर्च किया, यू शुड रीड, यू शुड फर्दर रीड अबाउट दैट, यू नो। लेट्स सपोज आपको एक जजमेंट मिली, अब लॉयर अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है ना, दे शुड बी कीप रीडिंग ऑन जजमेंट। लाइव लॉ पे जो जजमेंट रिपोर्ट हो रही है, आप वहां पे सर्च करो कि किसी क्वासी जुडिशियल बॉडी की जजमेंट रिपोर्ट हुई है क्या। मैंने लाइव लॉ सभी को डाउनलोड करने के लिए बोला था, राइट? सो वहां पे देखो कि कोई जजमेंट रिपोर्ट हुई है क्या, आपको वहां से मिलेगी, राइट? तो आप बताओगे कि सर ये लाइव लॉ में हुई है, इसका इम्पैक्ट ये है, या फिर कुछ और इम्पैक्ट है, एंड इट इज इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो मतलब आई वुड वांट टू डिस्कस दैट केस। आई डोंट वांट कि देखो यार, आप करने के लिए कर सकते हो, आपने यही किया, उठा के एक डॉक्यूमेंट बना के मेरे को दे दिया, जस्ट कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेटिस्फैक्शन होगा, बट लर्निंग नहीं होगी। आई रियली वांट अ लर्निंग आउटकम आउट ऑफ ऑल दिस। आई डोंट वांट टू मेक दिस एक्सरसाइज जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्लास, स्कूल गए, पढ़ाई किया, होमवर्क किया एंड डन। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली कुछ सीख रहा हूँ। मेरे को कल को पता हो कि अगर एज अ कंज्यूमर मेरे साथ चीटिंग हुई है, कि मैं गया, मैंने नेचुरल से एक आइसक्रीम का डब्बा खरीदा, और हुआ क्या कि उसने मेरे को एक्सपायरी डब्बा दे दिया आइसक्रीम का। या लेट्स सपोज मैं एक मार्ट गया, वहां पे उन्होंने मेरे को क्या किया, उन्होंने मेरे को एक एक्सपायर्ड बिस्किट का पैकेट दे दिया, वेयर एज आई पेड द एंटायर मनी। देन आई शुड फाइल दैट कंप्लेंट एज अ कंज्यूमर। व्हाट इज माई राइट? दैट आई शुड नो दैट ओके, this is price 10 rupees. I can go before the district consumer forum. I can write an application, and I can give it before the court. हम आपको ड्राफ्टिंग भी बेसिक बेसिक ड्राफ्टिंग एंड में सिखाएंगे, बीच में भी हो सकता है सिखा दे। सचिन सर विल बी टेलिंग यू और आई विल बी टेलिंग यू। सो आपको आपको इवेंचुअली आपका राइट पता हो और आपको उसको एक्सरसाइज कैसे करना है आपको वो पता हो। क्लियर है? सो मेरे को थ्योरी नहीं चाहिए, मेरे को प्रैक्टिकल चाहिए। सो अगर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ, वो इस ऑब्जेक्टिव से दे रहा हूँ। देविका, रेज डाउन योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। तो आपको बेसिकली उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। got it, sir. So यस first, देविका। Sir, basically, okay, if we choose, you said that we have to choose two quasi-judicial bodies. So if we choose like Green Administrative Tribunal and Central Administrative Tribunal, कैट then like we have to write all the functions regarding it and what else it is 500 like. का लिखना है आप। अगर आप बुलेट पॉइंट में भी लिख दोगे ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे वो लंबा पैराग्राफ नहीं चाहिए। जो लिखोगे मीनिंगफुल लिखोगे, कि भाई मेंबर्स कौन से हैं इसके, क्या मेंबर्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फिर कैट करता क्या है। ठीक है?
So CAT like कहता क्या है? basically we have to write everything that we can research about one Within specific 500. two I specific am more keen. See, you write less, like 200 words में you write about that organization, क्या eligibility होती है hiring की, CAT कौन से cases को देखता है, NGT कौन से cases को देखता है. But 300 words I'm really keen about the judgment or the order they have passed. किसने फाइल करा था, क्यों करा था, क्या अवार्ड मिला, क्या इम्पैक्ट है. ये मेरे को ना मतलब जजमेंट को आपको ऑर्डर को आपको एक्चुअली डीपली रिसर्च करना है. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तो वहां पे like आपका क्या हुआ. एक जजमेंट अगर हमने ली तो उसमें पेटिशनर एंड लाइक ऑबिटर डिक्टा रेशो लाइक पूरा वो लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है वो केस. एब्सोल्युटली. ऑलराइट, थैंक यू. Excuse me, ठीक है. sir. यस, Sir, I had a doubt. प्लीज टेल मी. Sir, let's just say somebody stole railway equipment or somebody stole somebody else's luggage. So would that case go to RCT or will it अगर go आपको to कंज्यूमर में the... जाएगा, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर. Okay, sir. Thank you. Also, sir, I addressed one thing to you regarding my attendance issue. So, like in the first session when you were there, I said that it was like I have my German program upcoming from 15th of June. So, like, do you have like You a connect to reply? Shivaji in one-to-one. Okay, I may not be able Okay. to answer here. Oh, Well, all right. I'll look into that. Yeah. All right, guys. Thank you so much and wish you good luck. Have a great day. And I Excuse hope me, you are sir. learning every day. Yeah. Yeah, Radhe, please tell me. Sir, we discussed about many of such tribunals and forums, but we didn't discuss about AFT. यार एक्चुअली तो 30 से ज्यादा है ना, तो हमने सारी तो डिस्कस करी नहीं. तो Yes. कुछ पे आप रिसर्च करके आ जाओ. So yes, that I only wanted to ask. अगर हम मुझे like if you want to ask for AFT, so can we? यू वांट टू मेक समथिंग ऑन एएफटी. Yes. हाँ तो डू इट, दैट्स ओके. मैंने तो बोला कोई सी भी दो क्वासी जुडिशियल पिकअप कर लो ना यार. Fair enough, sir. No आई problem. एम नॉट Thank you, sir. आस्किंग कि जो मैंने बताई है वही करनी है. आई वुड लव कि अगर आप नेक्स्ट मेरे सेशन में आप बना के लेके आओ ना. वहां पे अभी तो क्या मोनोलॉग है, अभी तो मैंने ज्यादा बोला है, आप लोगों ने कम. एग्जैक्टली मोनोलॉग नहीं था, डायलॉग था, बट मैंने ज्यादा बोला, आपने कम बोला. नेक्स्ट में तो मैं चाहता हूँ कि एवरी वन इज टेलिंग मी लाइक आई एंकर टूडेज सेशन. In the next session, whenever I take the session, I want half an hour you to come and say कि भाई सर इसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि ये क्या करता है, जैसे आज मैंने बताया. सो आई वांट यू टू टेल मी. ठीक है, Got it, sir. डन. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. हैव अ गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. यू कैन एंड द सेशन, शिवाजी. Yes, sir. So thank you, sir, for today's session. We had another wonderful session following Sachin sir's introduction to the proceedings of the law internship. I wish you all the very best. Please submit your internship assignments on time, and you know how to do it. We have already discussed that. So with this, I conclude the session. Thank you, Shivaji, for gracefully and wonderfully managing everything, for making it easy for me and for the audience, and to be a great connecting dot. I really appreciate your efforts. Thank No you, worries, sir. and thank you, audience. Bye bye.